Good morning, students. Myself, Reverend Kumar Singh, your bio teachers from Central Public Schools. Today, now we are going to take up the topic of class 10th, which is very much interesting and very much important. The topic is associated glands. स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने इसके पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी पढ़ चुका हूं मैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस के बारे में, ठीक है। लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड उसके जितने भी एक्टिविटीज हैं उन सारे एक्टिविटीज के बारे में, उनसे रिलेटेड उनके फंक्शंस के बारे में, उनसे रिलेटेड उनके अनदर एक्टिविटीज के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपको बताया था कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स के मिलने से बनती है, एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स और दूसरा एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको गट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपको बताया भी था कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्या करते हैं, मदद करते हैं। हमने ये भी बताया था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स मदद करते हैं जो कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा रिलीज करता है, जिसका मेन काम क्या है कि सलाइवा अपने अंदर क्या करता है, ट्राइलिन्स जो जिसको सैलिवरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है, उस एमाइलेज का काम है कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, सुक्रोज यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट्स करता है स्टूडेंट्स। जहां पे हमने बताया था कि इस यही रीजन है कि माउथ के अंदर सबसे पहले डाइजेशन होते हैं। उसके बाद हमने बताया था सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद हमने बताया था क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद हमने बताया था लीवर के बाद पैनक्रिएटिक ग्लैंड्स और पैनक्रिएटिक ग्लैंड्स के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में भी एक ग्लैंड्सी टाइप्स का पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलम्स। इतने सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ऑलरेडी सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, व्हिच इज आल्सो एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सलाइवा, हमने इन सारे चीज के बारे में ब्रीफली क्या क्या एक्सप्लेन किया। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स का जो दूसरा ग्लैंड्स है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फंक्शंस क्या है। फिर उसके बाद जो अनदर टाइप ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, दैट इज कॉल्ड लीवर्स। उसके लीवर्स के द्वारा कौन सा एंजाइम्स रिलीज होता है, बाइजूस। लीवर्स एक और साल्ट्स को रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट्स। उसके बाद इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेनक्रियास ग्लैंड्स, फिर इलम ग्लैंड्स, पार्टिकुलरली वन बाय वन सेपरेट करके पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स में दूसरा ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स का जो दूसरा इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही है। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात की जाए तो इट इज also an important type of digestive glands, ठीक है स्टूडेंट्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, क्योंकि डाइजेशन में तो मदद करता ही है। तो इसको हमने बोला क्या कि एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो पाया कहाँ जाता है, वॉल ऑफ स्टमक। कहाँ पाया जाता है, वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या करता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार के गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने बताया कि व्हाट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इज इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, व्हिच इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक एंड रिलीज अ स्पेशल टाइप ऑफ जूस दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। आपको बताते चले स्टूडेंट्स कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि स्टमक के वाल के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस, दैट इज कॉल्ड पैप्सिन्स, दैट इज कॉल्ड एसियल्स, ठीक है। लेकिन एक और भी अनदर टाइप्स के एंजाइम्स क्या होते हैं स्टमक के वाल के द्वारा यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेनिन, जिसके बारे में हम ब्रीफली एक्सप्लेन भी करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। रेनिन जो कि समटाइम्स कभी-कभी क्या होता है हमारे स्टमक के वाल के द्वारा रिलीज होते हैं, ठीक है। कब रिलीज होते हैं, क्या वर्क है इनका, हम आपको बताते हैं, ठीक है।
तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक प्रकार का डाइजेस्टिव यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स ही हैं जो स्टमक के वॉल में पाया जाता है और ये रिलीज करता है क्या गैस्ट्रिक जूस। आपको बताते चले यह गैस्ट्रिक जूस जो है ये स्टमक के अंदर 3 स्पेशल प्रकार के एंजाइम्स को क्या करता है रिलीज करता है। ठीक है, आप म्यूकस एससीएल पैप्सिन। स्टूडेंट्स आपको हम बताते चले कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा जो ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है इट इज नॉट ओनली अ सिंगल डबल और ट्रिपल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेग्रीगेशंस। अगर बात कोई करे कि क्या गैस्ट्रिक जूस सिंगल है क्या डबल है क्या, नहीं, गैस्ट्रिक जूस इज नॉट ओनली अ सिंगल डबल या ट्रिपल। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेग्रीगेशंस। ये बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह के क्या है बहुत सारे केमिकल्स के मिक्सचर्स हैं। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा क्या होता है पार्टिकुलरली करके रिलीज किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं, तो म्यूकस एससीएल पैप्सिन और कभी कभी हमारे स्टमक के वॉल के अंदर क्या रिलीज होता है रेनिन भी रिलीज होता है, रेनिन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपको ये भी बताते चले कि हमारे स्टमक के वॉल के अंदर 3 स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। ठीक है, म्यूकस सेल जिसके द्वारा म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर पैरेंटियल सेल जिसके द्वारा एससीएल रिलीज होता है स्टूडेंट्स, फिर जाइमोगन सेल्स जिसके द्वारा पैप्सिन रिलीज होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे स्टमक के वॉल में 3 स्पेशल प्रकार के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, जो इस पार्टिकुलर एंजाइम्स को क्या करते हैं रिलीज करते हैं। ठीक है, म्यूकस सेल जो म्यूकस को रिलीज करता है, पैरेंटियल सेल्स जो एससीएल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है और जाइमोगन सेल जो एंजाइम्स पैप्सिन को रिलीज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन इसके बारे में ब्रीफली जरा समझ लें। समझ लें कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड म्यूकस। इस म्यूकस का काम क्या है आपको बताते चले। सबसे पहले जो एंजाइम हमारे स्टमक के वॉल के अंदर रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड म्यूकस, उसके बाद एससीएल, उसके बाद एंजाइम पैप्सिन, उसके बाद रेनिन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सबके फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। अभी हमने बताया क्या कि ये जितने भी एंजाइम्स हैं सब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल के द्वारा रिलीज होते हैं। हमने बताया म्यूकस को म्यूकोसस सेल्स के द्वारा, एससीएल्स जो पैरेंटियल सेल्स के द्वारा और पैप्सिन जो जाइमोगन सेल्स के द्वारा रिलीज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे स्टमक के अंदर सबसे पहले रिलीज क्या होता है म्यूकस, जिसका मेन काम क्या है कि स्टमक के पूरे इंटरनल वॉल को क्या कर लेना कवर कर लेना। क्यों, ताकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा ही जो अनदर टाइप के एंजाइम जो एचसीएल है वो रिलीज हो तो उसके द्वारा हमारे स्टमक के इनर वॉल को कोई हार्म ना पहुंचे। इसी चीज के लिए अपने स्टमक के इंटरनल वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सबसे पहले रिलीज होता है, ताकि स्टमक के पूरे इंटरनल वॉल को एक स्पॉन्जी लेयर प्रदान करे, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपने स्टमक के वॉल को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, प्लस जो हार्मफुल जर्म्स वगैरह हैं वो जर्म्स हमारे स्टमक के वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, इसी स्पॉन्जी लेयर पे क्या हो जाए, वो रह जाए। ठीक है, इन सारी चीज से प्रोटेक्शन करने में ये म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही म्यूकस हमारे स्टमक के वॉल में क्या होता है, कवर हो जाता है, उसके तुरंत बाद क्या रिलीज होता है, एचसीएल्स। सेकंड स्टेप में जो एंजाइम्स रिलीज होता है हमारे स्टमक में वो है एचसीएल्स। एचसीएल्स फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एचसीएल्स जो सेकंड एंजाइम्स है जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, ये सारे एंजाइम्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रिलीज होते हैं। ठीक है, तो एचसीएल्स हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, रिलीज होता है। इस एचसीएल्स क्यों रिलीज होता है हमारे स्टमक के अंदर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे कोई भी हो हमारे स्टमक, वो हमारे लिए तो हार्मफुल है ही, तो फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ये एसिड है तो फिर हमारे स्टमक के अंदर क्यों रिलीज होता है,
इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे स्टॉक में स्टूडेंट्स। अगर ये रिलीज नहीं होता तो ये HCl ही है जो पेप्सिन को वर्क करने में मदद करता है। अगर ये HCl नहीं होता, अगर ये HCl नहीं होता तो हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम पेप्सिन है ये कभी प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर सकता, और जब ये प्रॉपर रूप से वर्क ही नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन को स्टमक में कौन तोड़ेगा, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, कौन तोड़ेगा? तो HCl का रिलीज होना हमारे स्टमक के अंदर बहुत ही जरूरी था। तो हाइड्रोक्लोरिक जो कि HCl है, इस HCl को रिलीज किया जाता है ताकि हमारे स्टमक के अंदर जो फूड्स हैं उनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करे। क्या करता है ये HCl? प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ये HCl का सबसे पहला काम है कि ये हमारे स्टमक को क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि फूड्स के अंदर जो प्रोटीन है वह प्रोटीन को आसानी से क्या किया जा सके, पेप्सिन के प्रेजेंस में तोड़ा जा सके। क्योंकि जब तक अगर आपका मीडियम, स्टमक का इंटरनल मीडियम जब तक एसिडिक नहीं होगा, ये एंजाइम पेप्सिन कभी वर्क नहीं कर सकता। अगर ये एंजाइम पेप्सिन वर्क करेगा तो एसिड के प्रेजेंस में ही, एसिडिक मीडियम में ही। अगर एसिडिक मीडियम नहीं मिला स्टमक के अंदर, ये एंजाइम पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव कंडीशंस में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज होने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि ये स्टमक के इंटरनल जो फूड्स मटेरियल है उनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो एंजाइम पेप्सिन रिलीज हो वो आसानी से प्रोटीन को क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, यानी कि वर्क कर सके। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा फंक्शन ये भी है कि हम कभी कभी इधर उधर का फास्ट फूड्स वगैरह खाते हैं या कभी गंदे फूड्स मटेरियल्स भी अगर हम अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं तो उस कंडीशंस में वो हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म्स वगैरह जाते हैं उन जर्म्स वगैरह को मारकर, यानी कि हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल कोई जर्म्स वगैरह हमारे बॉडी के अंदर फूड मटेरियल के साथ चला गया तो उसको किल करके, मार के हमारे स्टमक को, हमारे बॉडी को उनसे प्रोटेक्ट करने में भी क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। तो दो फंक्शन हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। म्यूकस का सबसे पहला फंक्शन, म्यूकस का एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि स्टमक के पूरे इंटरनल वॉल को कवर कर लेता है, कि स्पॉन्जी लेयर प्रदान करता है ताकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा ही जो दूसरा एंजाइम रिलीज हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, उस एसिड्स के द्वारा हमारे स्टमक का इंटरनल वॉल कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि अगर हमारे स्टमक का इंटरनल वॉल कांटेक्ट में आ जाएगा तो अल्सर्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन? अल्सर्स, मतलब स्किन रप्चर्स करना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स रप्चर करना शुरू हो जाएगा, जिसका रीजन है कि हमारे मेम्ब्रेन्स का सरफेस जो होगा वो लॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था। इसके तुरंत बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ। इसका रिलीज होने का हमने भी बताया रीजन क्या, कि ये किसके द्वारा रिलीज होता है, पैरेंटियल सेल के द्वारा, जिसका मेन काम क्या है कि ये हमारे स्टमक के अंदर जो फूड मटेरियल्स हैं उनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। बिकॉज हम जानते हैं कि फूड मटेरियल जब तक एसिडिक मीडियम स्टमक में नहीं होगा, जो एंजाइम, जो तीसरा एंजाइम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होता है पेप्सिन, वो कभी वर्क नहीं कर सकता है। क्योंकि पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब तक एसिड नहीं होगा पेप्सिन एंजाइम कभी वर्क नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि पेप्सिन को काम करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, और वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर देता है, HCl प्रोवाइड कर देता है। प्लस भोजन के साथ जो हार्मफुल जर्म्स, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अगर इन करते हैं उनको भी वो मारने में क्या करता है, HCl मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर तीसरा जो एंजाइम्स है दैट इज कॉल्ड द एंजाइम पेप्सिन। ये सिर्फ पेप्सिन एंजाइम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि फूड मटेरियल के साथ जो प्रोटीन आते हैं उस प्रोटीन को सिंपलेस्ट और स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में क्या करता है, ये पेप्सिन मदद करता है। यानी कि इस पेप्सिन एंजाइम का ठीक है, पेप्सिन एंजाइम का मेन काम क्या है कि प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है अपने स्मॉलर फॉर्म में, यानी कि पेप्टॉन्स में। किसमें? पेप्टॉन्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये पेप्सिन एंजाइम नहीं रहता तो क्या प्रोटीन पेप्टॉन्स में टूटता है क्या स्टमक के अंदर? नहीं। और अगर ये पेप्सिन एंजाइम हो भी और मीडियम एसिडिक ना हो, अगर एसिड वहां पे प्रेजेंस ना हो, तो इस पेप्सिन एंजाइम का कोई मतलब भी नहीं बनता। बिकॉज वी नो दैट कि पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पेप्सिन का था।
रेनिन जो है, इसका नाम आप हो सके कि फर्स्ट बार सुन रहे हो या पहले सुन भी चुके हो। रेनिन जो है ये कभी कभी समटाइम्स हमारे स्टमक के वाल के द्वारा यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होता है। कब? जब हम किसी मिल्क प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, किसी दूध वाले प्रोडक्ट को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, उस कंडीशंस में ये रेनिन एंजाइम्स क्या होता है, एक्टिव होता है, मतलब कि रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। और इस रेनिन एंजाइम का काम क्या है कि ये मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में, मिल्क टू कर्ड, मिल्क टू कर्ड। यानी कि इस रेनिन का मेन काम क्या है कि जो मिल्क हमारे स्टमक के अंदर कभी कभी जाते हैं, उस मिल्क को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, सिंपलेस्ट स्मॉलर से स्मॉलर और भी स्मॉलर, यानी कि जो होता नहीं है कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, तोड़ना, उसमें कन्वर्ट करने में ये क्या करता है, ये रेनिन मदद करता है। यानी कि कर्ड इन सेंस मतलब दही नहीं, दही मतलब मेरे सेंस कहने का मतलब कि दही को जब आप गीला कीजिएगा, देखिए एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाएगा, यानी कि कोआगुलेट्स मिल्क जिसको बोलते हैं। कर्ड की बात की जाए तो कोआगुलेट्स, कोआगुलेट्स मिल्क, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेनिन का सबसे इंपॉर्टेंट यही फंक्शन है कि मिल्क वाले प्रोडक्ट्स को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में, यानी कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि कोआगुलेट्स मिल्क मतलब कि एकदम स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं हो तो देखिए ना कि स्टमक के अंदर भोजन गया तो स्टमक के अंदर कितने सारे वर्क हुए, अगर ये सारे एंजाइम नहीं रहते तो क्या वो वर्क हो पाते, क्या नहीं हो पाते, अपने सिस्टम को ही हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड्स है, नेक्स्ट जो ग्लैंड्स है दैट इज कॉल्ड लीवर। नेक्स्ट जो ग्लैंड्स है दैट इज कॉल्ड लीवर। ये लीवर जो ग्लैंड्स है स्टूडेंट्स, ये लीवर जो ग्लैंड्स है स्टूडेंट्स, ये लीवर जो ग्लैंड्स है नेक्स्ट ग्लैंड इज लीवर, ठीक है स्टूडेंट्स। लीवर आपको बताते चलें कि ये लीवर जो है ह्यूमन बॉडी का यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। हम जानते हैं कि ग्लैंड, बार बार हम बोल रहे हैं ग्लैंड ग्लैंड ग्लैंड, तो स्टूडेंट्स आपको शॉर्टली हम लेके चलते हैं कि ग्लैंड जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो दो इंपॉर्टेंट प्रकार के सबस्टेंस को रिलीज करते हैं, एंजाइम्स को भी और हार्मोन्स को भी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको बताते चले कि इस ग्लैंड से है जो हमारे बॉडी के बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स भी इनका है, ठीक है। ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्लैंड जो होते हैं वो तीन भाग में क्लासिफाइड किए गए हैं, यानी कि तीन टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। एक जो इंडोक्राइन हो, इंडोक्राइन इन सेंस कि जो हार्मोन्स को रिलीज करता हो, दैट्स अ ग्लैंड्स इज नोन एज इंडोक्राइन ग्लैंड्स, डायरेक्टली किसमें? ब्लड्स में, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इज अ दैट्स टाइप ऑफ ग्लैंड्स which release enzymes with the help of duct, and the heterocrine is that type of glands which release both hormone and enzymes also, ठीक है। तो that type of gland is heterocrine glands। तो सो हमने ग्लैंड्स को तीन भाग में क्लासिफाइड किया, इंडो, एक्सो और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि लीवर जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशल प्रकार के एंजाइम्स को रिलीज करता है। दैट्स एंजाइम इज नोन एज बाइल, दैट्स एंजाइम इज नोन एज, दैट्स एंजाइम इज नोन एज बाइल, बाइल जूस, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको हम एक और चीज बताते चले कि लीवर सिर्फ बाइल जूस को ही रिलीज नहीं करता, ये बाइल जूस के साथ साथ, ये बाइल जूस के साथ साथ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो कि एक साल्ट है, जिसको बाइल साल्ट के नाम से भी हम जानते हैं, बाइल साल्ट, ठीक है। ये बाइल साल्ट भी क्या करता है? रिलीज करता है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि लीवर जो है हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो हमारे बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट सबस्टेंस जिसको बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट
मटेरियल्स एक इंपॉर्टेंट प्रकार के एंजाइम्स को रिलीज करता है, दैट्स एंजाइम इज नोन एज बाइल जूस, एंड आल्सो रिलीज अ स्पेशल टाइप ऑफ साल्ट, दैट साल्ट इज नोन एज बाइकार्बोनेट्स, जिसको बाइल साल्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात रही कि बाइल जूस, तो सबसे पहले हम समझ लें कि ये बाइल होता क्या है। ये बाइल होता क्या है स्टूडेंट्स, तो हम बताते चले कि बाइल जो होता है वो एक प्रकार का ग्रेनिश येलो टाइप की लिक्विड होती है। ये बाइल जो होती है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है, ग्रेनिश येलो टाइप लिक्विड। ठीक है, येलो टाइप लिक्विड जो किसके द्वारा रिलीज होता है, लीवर के द्वारा रिलीज होता है। किसके द्वारा रिलीज होता है स्टूडेंट्स, लीवर के द्वारा रिलीज होता है। और ये नॉर्मली कुछ समय के लिए स्टोर कहाँ होता है स्टूडेंट्स, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में, किसमें, गॉल ब्लैडर में, किसमें स्टूडेंट्स, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो हम आपको बताते चले कि ये जो बाइल है जो लीवर के द्वारा रिलीज हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक मतलब कि समझिए कि जिसको एक डिवाइडर या किसी चीज नहीं होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, उसी तरह इस लीवर का भी काम यही है कि बाइल जूस के साथ साथ बाइल साल्ट को भी रिलीज करता है। और ये लीवर जिस बाइल जूस को रिलीज करता है, इस बाइल जूस को क्या बोलते हैं, तो ये बाइल जो है एक प्रकार का ग्रेनिश येलो टाइप की लिक्विड है, एक फ्लूइड से, जो लीवर के द्वारा रिलीज होता है डाइजेशन करने के लिए, और ये कुछ समय के लिए स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। अब बात रही कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, व्हाई लीवर रिलीज बाइल जूस। लीवर जो होता है वो बाइल जूस को रिलीज क्यों करता है, क्या जरूरत पड़ता है लीवर क्यों बाइल जूस को रिलीज करता है। ठीक है, तो हम बताते चले कि यह बाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बाइल जूस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इन द केस ऑफ बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो प्रत्येक एंजाइम्स का एक अपना रोल होता है, प्रत्येक हार्मोन्स का एक अपना रोल होता है। ठीक है, और सारे के सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स एक पर्टिकुलर फंक्शंस, एक बहुत ही मस्ट और एक जिसको विगोरसली फंक्शंस बोलते हैं, वो फंक्शंस करने में क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी फंक्शन या एंजाइम्स थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, कम रिलीज या नहीं रिलीज, या किसी कारणवश प्रॉब्लम हो जाए तो थोड़ा बॉडी का टेंडेंसी क्या होता है, हमारी बिगड़ जाती है। तो बाइल जूस का फंक्शन क्या है, तो बाइल जूस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको हम बताते चले, हमने तो यहां तक बता दिया स्टूडेंट्स, अब बताते चले बाइल जूस। बाइल जूस का सबसे पहला फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ बाइल जूस, फंक्शन ऑफ बाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, बाइल का फंक्शन, तो बाइल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यह है कि स्टमक से जो फूड जो कि एसिडिक मीडियम में था, स्टमक में भोजन किस मीडियम में था, एसिडिक मीडियम में, स्टमक से जो भोजन आ रहा है जो कि एसिडिक मीडियम में था, उसको अल्कालिन मीडियम में कन्वर्ट करने में, यानी कि अल्कालिन मीडियम प्रोवाइड करने में ये क्या करता है, मदद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सबसे पहला कि बाइल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यह है कि वो स्टमक के द्वारा जो भोजन एसिडिक मीडियम में था, जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन करता है, उस एसिडिक मीडियम को किस में कन्वर्ट करने में, एसिडिक टू अल्कालिन। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्कालिन मीडियम, एसिडिक से उस फूड मटेरियल को अल्कालिन मीडियम प्रोवाइड, यानी कि अल्कालिन मीडियम में कन्वर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। हम आपको बताएंगे कि क्यों एसिडिक मीडियम में था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एसिडिक मीडियम में भोजन नहीं टूटता क्या, उसको अल्कालिन मीडियम में स्मॉल इंटेस्टाइन में आते थे, क्यों कन्वर्ट किया गया, इसको हम भी क्लियर करेंगे अभी। सबसे पहले हम फंक्शन बता देते हैं कि बाइल का सबसे पहला फंक्शन है कि जो स्टमक के द्वारा जो फूड मटेरियल आया एसिडिक मीडियम में जो कि था, उसको अल्कालिन मीडियम में कन्वर्ट करने में, यानी कि उसको अल्कालिन मीडियम प्रोवाइड करने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा आपको बताते चले कि फूड मटेरियल के साथ जो फैट्स के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स आते हैं, जो लिपिड्स के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स आते हैं, उसको इम्लुसिफाई करने में, इम्लुसिफाई का अर्थ होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ bigger fat droplet into smaller, break down or emulsify
फैट्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसका दूसरा फंक्शन यह है कि जो फैट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं फूड मटेरियल के साथ, उस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में ये क्या करता है, ये बाइल मदद करता है। हमने बताया था कि लीवर बाइल के साथ एक बाइकार्बोनेट साल्ट को रिलीज करता है, उस बाइकार्बोनेट साल्ट के कारण ही भोजन एसिडिक से अल्कालिन मीडियम में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और फिर वो क्या करता है, जो फैट्स के बड़े बड़े साल्ट होते हैं उसको इम्लिसिफाइड यानी कि ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इम्प्लीफिकेशन एक टॉपिक आता है, बार बार हमने लिखा है यहाँ पे इम्लिसिफाइड, इससे निकलता है इम्लिसिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई पूछेगा कि इम्लिसिफिकेशंस किसे कहते हैं, अगर हमसे कोई भी पूछे कि इम्लिसिफिकेशंस किसे कहते हैं, इम्लिसिफिकेशंस, तो आपको बताते चले कि इम्लिसिफिकेशंस मींस होता है ब्रेकिंग डाउन। क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर फैट्स droplets into smaller substance या ड्रॉपलेट्स। यानी कि बाइल का सबसे पहला फंक्शन इसकी जो स्टमक के तरह जो एसिडिक मीडियम वाले फूड्स आ रहे हैं उसको अल्कालिन मीडियम प्रोवाइड करना, यानी कि अल्कालिन में कन्वर्ट करने में मदद करना, प्लस जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं फूड मटेरियल के साथ उनको ब्रेकिंग डाउन करके उनको तोड़ के क्या करना, फैट्स के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने में मदद करना। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि इम्लिसिफाई जो वर्ड है इसको हमने क्लियरली कर दिया कि इम्लिसिफिकेशंस का अर्थ होता है कि द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर फैट्स ड्रॉपलेट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स या इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बताते चले कि हमने बताया था कि क्यों एसिडिक से अल्कालिन मीडियम प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्यों बाइल जूस भोजन जो एसिडिक मीडियम से आ रहा है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते बाइल जूस उसको अल्कालिन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैनक्रियाज के द्वारा भी एक इंपॉर्टेंट प्रकार के जूस रिलीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैनक्रिएटिक जूस, और उस पैनक्रिएटिक जूस का मेन काम क्या है कि पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक ट्रैप्सिन्स, पैनक्रिएटिक लिपिड्स, इन सारे चीज को रिलीज करता है, और ये सारे एंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ वर्क कब करेंगे, जब अल्कालिन मीडियम हो तब। तो बताओ कि अगर अल्कालिन मीडियम नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो क्या ये जो पैनक्रियाज के द्वारा जो एंजाइम्स रिलीज होंगे वो कभी प्रॉपर रूप से वर्क कर पाएंगे क्या, नहीं ना। तो पैनक्रिएटिक जूस के पैनक्रियाज के द्वारा जितने भी एंजाइम्स हैं उन सबको वर्क करने के लिए फूड मटेरियल्स का, भोजन का किस मीडियम में होना चाहिए, अल्कालिन मीडियम होना चाहिए। अगर अल्कालिन मीडियम होगा तो पैनक्रिएटिक जूस के सारे एंजाइम्स वर्क करेंगे, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो पैनक्रिएटिक जूस कभी वर्क ही नहीं करेगा, वो इनएक्टिव कंडीशंस में आ जाएगा। आपको बताते चले कि ये लीवर, ये पैनक्रियाज, ये सब अपना एंजाइम कब रिलीज करते हैं, जब फूड मटेरियल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला होता है, उस कंडीशन में ये सारे अपने पर्टिकुलर एंजाइम्स रिलीज करना शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स टॉपिक इज पैनक्रियाज। जो अगला ग्लैंड्स है उस ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज भी हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, इसको भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम रख सकते हैं क्योंकि ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, मदद करता है। ये पैनक्रियाज इतना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है कि सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में ही वर्क नहीं करता, ये एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इन सारे जो कि ब्लड शुगर लेवल को हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल और रेगुलेट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सो पैनक्रियाज इज नॉट ओनली अ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पैनक्रियाज इज नॉट ओनली अ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपको बताते चले स्टूडेंट्स